हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को। हम लोग बात कर रहे थे कि अर्ली इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए जो इंटरप्रिटेशंस हैं अलग अलग स्कॉलर्स की, अलग अलग लोगों की, वो कैसे चेंज होती हुई आई हैं। लास्ट लेक्चर की डिस्कशन में एक थ्रेड याद है आपको, जो मैंने आपको बताया कि कैसे अंग्रेज़ी हुकूमत के लोग हमें सीधे मुंह सुना लेते थे, बेइज्जती कर देते थे हमारी, कि तुम बारबेरियन हो, गवार हो, तुम बहुत भ्रमित रहते हो, है ना। ये टोने टोटके में बहुत ज़्यादा मानते हो, सुपरस्टिशियस तुम्हारी बिलीफ रहती हैं। वो वाली डिस्कशन याद है आपको? हमने उसको बेसिक एनसीईआरटीज़ में भी डिस्कस कर रखा है। इस लेक्चर में अब उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता लगेगी, ठीक है। और मैं यहाँ से इसी डिस्कशन से आपको एथिक्स या ऐसे के बारे में भी एक बात बताने की कोशिश करूँगा, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो हमने ये तो पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, कि कैसे हम लोग जो हिस्ट्री की जो टाइम साइकिल है उसको एक तो साइक्लिकल कंसेप्ट के बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं, और दूसरा आपका है लीनियर बेसिस पर हम कैसे समझने की कोशिश करते हैं। इन दोनों टर्म्स में कोई दिक्कत अब आज के बाद बताओ? हाँ या ना? क्लियर है ना? ठीक है। अब हम इसी डिस्कशन में थोड़ा सा अपना डिस्कशन का फेस चेंज करते हैं। अब राइटर आपसे किसी अलग पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेगा। जो हिस्टोरियोग्राफी होता है, तो दोस्तों क्या होता है हिस्टोरियोग्राफी? हिस्टोरियोग्राफी यहाँ पर लिखा हुआ है स्कॉलरली एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एंड राइटिंग हिस्ट्री, ठीक है। ये इन्होंने बता दिया, मैं आपको और सिंप्लीफाई करके इसको बताता हूँ। देखो, जब भी हिस्ट्री को लिखा जाता है, हिस्टोरियोग्राफी का मतलब बता रहा हूं मैं आपको, जब भी इतिहास को कभी भी लिखा जाता है इतिहासकारों के द्वारा, हिस्टोरियंस के द्वारा, तो हिस्टोरियोग्राफी एक ऐसी ब्रांच होती है, ये एक ऐसा डोमेन है, यहाँ हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो हिस्ट्री है ये कैसे लिखी गई। सबसे पहले तो इसके हाउ एस्पेक्ट के ऊपर वर्क करते हैं, किसने लिखी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कौन से फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए उस पर्सन ने उस हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट या इवेंट के बारे में लिखा। वो पर्सन, वो हिस्टोरियन, वो स्कॉलर कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस था, और हम उसको कितना सच माने या किस किस पॉइंट पर उसको क्रिटिसाइज करें, गलत माने, वो हमारे ऊपर होता है। हालांकि इंटरप्रिटेशन का काम हमारा है, पढ़ने वाले का काम है, लेकिन हिस्टोरियोग्राफी एक ऐसी ब्रांच है, एक ऐसा डोमेन है, ये एक बेसिकली स्कॉलरली एक्टिविटी है कि कैसे हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट या रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उसको लिखते हैं, और जिसने लिखी तो क्यों लिखी, किसने लिखी, और कौन कौन से फैक्टर्स को, कौन कौन से कारणों को मद्देनजर रखते हुए उसने अपना यही वाला पर्सपेक्टिव क्यों दिया, कोई और पर्सपेक्टिव क्यों नहीं दिया। ये होता है हिस्टोरियोग्राफी। इसका मतलब हिस्टोरियोग्राफी अगर आपने इतना समझ लिया, तो मुझे एक बात बताओ, ये एक एक्टिविटी सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है? आई होप आप फर्क समझते होगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बीच में। ऑब्जेक्टिव होती है कोई भी चीज़ जो यूनिवर्सल होती है, सब्जेक्टिव होती है जहां पर मेरी पर्सनल इंटरप्रिटेशन, पर्सनल बायसनेस, पर्सनल ओपिनियन, मैं पर्सनली क्या सोचता हूं, या कोई जो फीमेल स्कॉलर है वो क्या सोच रही है, उसके नज़रों से किसी भी चीज़ को लिखना, किसी भी टेक्स्ट को लिखना। तो बताओ, हिस्टोरियोग्राफी कैसा डोमेन हुआ, सब्जेक्टिव कि ऑब्जेक्टिव? डेफिनेटली सब्जेक्टिव हुआ ये, ठीक है। तो बेसिकली हम यहाँ पर यह भी जानने की कोशिश करते हैं हिस्टोरियोग्राफी के अंदर कि एक स्कॉलर ने, एक हिस्टोरियन ने कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करा अपने उस टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए। अब जैसे क्या होता है मेथड्स, क्या भाई, इंटरप्रिटेशन तो कोई भी कर लेगा, लेकिन क्या उसने, एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, कोई एक इंडियन साइट है, वहाँ से हमें कुछ एक्सकवेशंस जो है वो प्राप्त हुई, और वो एक्सकवेशंस को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने जो है वो प्राप्त करा। तो क्या ये स्कॉलर इस एक्सकवेशंस के माध्यम से एक स्टोरी मेकिंग करने की कोशिश कर रहा है क्या, या कर रही है क्या, और क्या वो वैसे इंटरप्रिटेशन बना रहा है या बना रही है? ये भी हिस्टोरियोग्राफी का पार्ट होता है कि मेथड जो स्कॉलर ने या राइटर ने बेसिकली कौन सा चुना अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए, या फिर किसी चीज को इंटरप्रेट करने के लिए, ठीक है। तो ये एक एकेडमिक डिसिप्लिन वाली चीज होती है। एकेडमिक डिसिप्लिन मतलब जो पढ़े लिखे, जो
हिस्ट्री में डेप्थ में जाके डील में हिस्ट्री को डेप्थ में जाकर डील करते हैं, लाइक पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह, या फिर जो एमफिल कर रहे होते हैं, कोई रिसर्च वर्क प्रिपेयर कर रहे होते हैं, ठीक है, वो लोग। तो हिस्टोरियोग्राफी जो एंशियंट और अर्ली मेडिवल इंडिया की है, हमें अलग अलग हिस्टोरियंस स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव से भारत के प्राचीन इतिहास को देखते हुए हमें बड़े सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो सिग्निफिकेंट चेंजेस अलग अलग वक्त के और हालातों के अनुसार चेंज भी होते हुए हमें दिखते हैं। राइटर की राइटिंग्स में जैसे ही टाइम पीरियड बदलता हुआ हमें दिखता है इतिहास के अंदर, तो कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस आते हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है, हर एक सोसाइटी, हर एक कंट्री का कोई ना कोई इतिहास होता है। वक्त ज़माना जैसे ही बदलता है तो वो चेंजेस भी हमें जो है प्रोमिनेंट तरीके से नज़र आते हैं, और ऐसे ही हम एक वक्त को, एक टाइम को दूसरे वक्त और टाइम से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है। तो राइटर आपको ये कह रहा है कि अगर आपको इन सिग्निफिकेंट चेंजेस को समझना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक बैकग्राउंड ज़रूर समझो उस पर्टिकुलर बात का, रूलर का, उसके रूल का, किसी एक एम्पायर की हिस्ट्री का, किसी एक फैमिली की जिनोलॉजी का, किसको बेस बनाकर, पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट को बेस बनाकर, जिस टाइम पीरियड के अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ इमर्ज हुई थी या फ्लरिश हुई थी, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको जस्टिफाई करूं, औरतों की परिस्थिति बहुत बेहतरीन कब थी, अर्ली वैदिक पीरियड या लेटर वैदिक पीरियड, बताओ। और औरतों की परिस्थिति के अंदर एकदम से यू टर्न कब आ गया, सब बेकार हो गया, औरतों को पैर की जूती समझे जाने लगा, सती प्रथा स्टार्ट हो गया। ये सारी चीजें कब हुई कि औरतों को मर्द के बराबर जो उपाधि जो है, जो रिस्पेक्ट है, वो मिलना खत्म हो गई, लेटर वैदिक पीरियड। तो हमें उन चेंजेस को समझना है कि भाई ऐसा क्या हो गया वहां पर, क्या ऐसा क्या पॉलिटिकल कंटेक्स्ट हुआ, या फिर लोगों की थिंकिंग, इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट यहाँ पर क्यों बात हो रही है, लोगों की थिंकिंग के अंदर ऐसा क्या परिवर्तन आ गया कि जहां पर एक औरत को माता रानी की तरह, भगवान की तरह, गॉडेस की तरह पूजा जा रहा है, अब उसको बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जा रहा है, उसको चोटी से पकड़ पकड़ कर अपने हस्बैंड के फ्यूनरल पर जो है वो बिठाया जा रहा है जलती चिता के ऊपर, उसकी इज्जत नहीं करी जा रही है, औरतें भरे बाजार में बेची जा रही हैं। ये एकदम से ट्रेडिशन कहाँ से आ गया? तो हमें उस चीज़ के पीछे पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट को समझना पड़ता है। अब जैसे मुझे एक बात बताओ, अभी हम आगे इसको जस्टिफाई करेंगे। भारत के, देखो हर एक कंट्री की एक वैल्यूज होती हैं, राइट, आप इतना जानते होगे थोड़ा बहुत, अगर सोशियोलॉजी जानते हो, नहीं भी जानते हो तो ये तो आप लॉजिकल सी बात है। हर एक देश का एक अपना एक ट्रेडिशन होता है, लेकिन ट्रेडिशन से ज़्यादा हर एक देश के अंदर कुछ वैल्यूज होती हैं, है ना, कि वो देश ये परंपरा ऐसे निभाता है, वो परंपरा ऐसे निभाता है। हमारे यहाँ कभी भी ऐसी परंपरा रही है क्या? हमारे देश की कोर परंपरा की मैं बात कर रहा हूँ, बाहर से कौन आके शासक आया और उसने कैसा शासन चलाया, हम इससे कंसर्न नहीं है। लेकिन क्या भारत की आइडेंटिटी रही है क्या कि किसी भी लड़की को भरे बाजार में उसको किसी जगह पर खड़ा कर कर उसकी बोलियां लगाना, उसको बेचना, बताओ, उसके शरीर के लिए? ये भारत की वैल्यूज हैं क्या? लड़कियों का बाजार होता है क्या भारत में? नहीं होता ना। अब देखो, बड़े सारे हिस्टोरियन का पर्सपेक्टिव देखो ये रहता है, जैसे आप यहां पर बात करोगे ना नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव की, अब नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव वगैरह क्या रहता है, आराम से एक बात को समझना, आपको ना इस डिस्कशन में अभी और ऑल थ्रू द बुक एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिलेगी कि हिस्टोरियन जैसी आइडियोलॉजी या जैसा एक उनका स्वभाव होता है किसी चीज़ को समझने का, तो वो पर्सपेक्टिव भी वैसे ही रखते हैं। जैसे मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा इस लेक्चर के अंदर, बिल्कुल बेसिक लेवल से ABCD पढ़ाऊंगा मैं आपको हर चीज़ की। अगर आप एक शब्द की तरफ गौर फरमाओ, ध्यान दो यहां पर, नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस। अब नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस कौन? जो देशभक्ति में बहुत ज्यादा मानते हैं, जो देश से प्यार करते हैं, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के टाइम पर जो हिस्टोरियंस इमर्ज हुए थे, वो होते हैं नेशनलिस्ट हिस्टोरियन। अभी के लिए आप बस इतना समझ जाओ, ठीक है। इन डेप्थ मीनिंग क्या होता है ये मैं आपको बता दूंगा, और ये डिस्कशन समझना आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ हिस्ट्री ओनली, ये आपके PSI और ऑप्शनल का भी पार्ट है, जो अब से डिस्कशन स्टार्ट करूंगा मैं इस लेक्चर के बाद या इस लेक्चर के अंदर। PSIR के अंदर भी आपको मेंस के अंदर ये लिख कर आना है जो जो बातें मैं आपको बताऊंगा अगर क्वेश्चन आया तो। अब नेशनल हिस्टोरियन ये कहते हैं कि भारत के अंदर जो वैल्यूज हैं, एक मतलब एक मैं व्यू पॉइंट दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ कि भारत के अंदर जो वैल्यूज है वहां पर लड़कियों का बाजार खरीदने बेचने का उनके शरीर के लिए कभी नहीं लगा।
ये हमारी देश की वैल्यूज़ नहीं है। लेकिन ये गंदगी और ये दरिंदगी ये शुरू होती है और चरम सीमा पर जाती है मध्यकालीन भारत के अंदर, जब क्रूर मुसलमान शासक इस देश में आते हैं और उनका मकसद रहता है अय्याशी करने का, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का। और उन हरामजादों को इतनी भी मर्यादा नहीं होती है कि अगर आपने शत्रु को मार दिया रणभूमि के अंदर एक रूल चलता है, आप भी अपना धर्म निभाओ, सामने वाला भी अपना धर्म निभाएगा। किसको? सामने एक दूसरे को मिट्टी में मिलाने का। धर्म किस बात का निभाना है? आप भी बिल्कुल पूरे मन से युद्ध लड़ो, वो भी युद्ध लड़ेगा। लेकिन ये दरिंदगी और गंदगी मुसलमान शासकों ने, ये नेशनल हिस्टोरियंस कहते हैं कि उन्होंने शुरू करी मध्यकालीन भारत के अंदर, कि जब वो किसी शत्रु को हरा देते थे तो उनकी सारी बेगमों को, रानियों को, बीवियों को, लुगाइयों को उठा उठा के लेकर जाकर हरम में ले जाते थे। और उनके पास को अपनी खुद की बीवियां होती थी, लेकिन अब बंदी बना लिया शत्रु की बीवी को। शत्रु को जब मार दिया गया तो वो जो है उनके साथ शारीरिक संबंध बनाते थे और उनकी आत्मा मरती थी इस चक्कर में औरतों की। तो आप मध्यकालीन भारत के अंदर एक ट्रेंड भी देखोगे कि सती तो होता था कि एक औरत का मन नहीं है बर्निंग फायर पर बैठने का, जलती चिता पर अपने हस्बैंड के साथ बैठने का, उसका मन नहीं है। लेकिन फोर्सफुली मानसिक रूप से औरत रेडी होने लग गई मध्यकालीन भारत के अंदर कि हम जो है अपनी खुद की चिता जलाकर, अपने मर्दों के रणभूमि में मरने के बाद चिता जलाकर बैठेंगे, जिसको कहा गया जौहर सिस्टम। जानते हो ना, पद्मावत के अंदर दीपिका पादुकोण ने भी परफॉर्म करा था एंड सीन जो है ना, अलाउद्दीन खिलजी भागते हुए जाता है उसके पास शाहिद कपूर को मारने के बाद, है ना। वो सारी औरतें क्या जौहर परफॉर्म कर रही होती हैं। क्यों? किस बात के लिए? अपनी वेजाइनल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि हमारा रेप ना हो। हम अगर अपने साथ किसी को शारीरिक संबंध बनाते हुए देख सकते हैं तो वो हमारा सिर्फ मर्द, हमारा सिर्फ खसम, हमारा सिर्फ हस्बैंड होना चाहिए। गैर मर्द को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, इतनी पवित्रता है हमारे मन के अंदर। लेकिन फोर्सफुली सामने वाला गैर मर्द तो मानेगा नहीं इस चीज़ के लिए। वो तो उसने तो आपके पति को मार दिया है और अब वो आपको हरम में लेकर जाकर वो और उसके जो लोग हैं वो आपका रेप करेंगे। तो औरतें अपनी वेजाइनल इंटेग्रिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद से अग्नि को प्राप्त हो जाती थी, एक्सेप्ट कर लेती थी। इतनी डिस्कशन आप लोगों को समझ में अगर आ गई है तो अब मुझे बताओ, ये चेंज है ना? पॉलिटिकल कंटेक्स्ट कैसा है कि मुसलमान शासक हैं, इंटेलेक्चुअल कंटेक्स्ट कैसा आपने देख लिया, एक पर्सपेक्टिव मैंने औरतों का आपको बताया। तो ये इमर्ज, और जहां पर भी फ्लरिश होता है हिस्टोरियोग्राफी का टेक्स्ट, मीनिंग और इंटरप्रिटेशन बदल जाता है, सिंपल। ठीक है। अब देखो क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया अलग अलग स्कूल्स होते हैं हिस्ट्री को इंटरप्रेट करने के लिए। मार्क्सिस्ट स्कूल होता है, लिबरल स्कूल होता है, नेशनलिस्ट स्कूल होता है। ये सारे स्कूल्स जो हैं ऐसी कोई नई बात नहीं है। आप में से थोड़ी बहुत जो कोई स्पेक्ट्रम पढ़ चुका है, स्टडी IQ के जिसने लेक्चर अटेंड करे हैं, या फिर आप जर्नली ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट कभी रहे हो स्कूल में, UPSC की तैयारी तो छोड़ ही दो, आपको पता होगा हर डोमेन के अंदर कुछ स्कूल्स होते हैं। फिर चाहे आप साइकोलॉजी की बात करो, सोशियोलॉजी की बात करो, पॉलिटिकल साइंस की बात करो, हिस्ट्री की बात करो, ज्योग्राफी की बात करो। स्कूल्स के अंदर क्या होता है भाई, हर कोई पर्सन जब एक स्कॉलर बन जाता है ना, वो एक आइडियोलॉजी से चिपक जाता है। जैसे मान लो कि मैं अपने राइटिंग्स के अंदर क्रिटिसाइज करता हूँ सरदारों को, जाटों को, कोई पर्सन है वो क्रिटिसाइज करता है मुसलमानों को, कोई पर्सन जो है वो क्रिटिसाइज करता है अपने वर्क में इंटरनेशनल लोगों को, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से लोगों को, कि अफ्रीका के लोग तो ऐसे होते हैं, वो बेरोजगार अपनी हरकतों की वजह से हैं। तो हमेशा एक स्कॉलरली वर्क में स्कॉलर्स का एक लिमिटेशन ये भी रहता है कि कभी कभार स्कॉलर जो है ना वो वन वे बात करने लग जाते हैं, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ना रखते हुए बायसनेस दिखाने लग जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो अलग अलग जो दोस्तों स्कूल्स जो हैं हिस्ट्री के जो डेवलप हुए, हिस्टोरिकल राइटिंग के जो डेवलप हुए, या फिर आप कह सकते हो हिस्टोरियोग्राफी के अंदर, अब ये स्कॉलरली एक्टिविटी है तो ऑब्वियसली बात है अलग अलग स्कॉलर के अलग अलग व्यू पॉइंट होते हैं। अब जब अलग अलग व्यू पॉइंट हैं तो वेरियस स्कूल्स जो हैं वो फ्लरिश हुए। ठीक है, तो इट ऑफन प्रेजेंटेड एंड दीज स्कूल्स आर ऑफन प्रेजेंटेड एंड अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ वन स्कूल, मतलब मान लो कि नेशनल स्कूल के लोग हैं, हिस्टोरियंस हैं, दे आर मेकिंग वे फॉर द अदर इन अ नीड एंड फॉरवर्ड प्रोग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ
कि मतलब नेशनल स्कूल के कुछ लोगों की बातें मार्क्सिस्ट स्कूल वाले हिस्टोरियंस जो हैं वो एग्री करेंगे, लेकिन कुछ बातों पे वो एग्री नहीं करेंगे। नेशनल स्कूल के हिस्टोरियंस या जो स्कॉलर्स हैं, जो बातें वो बोलकर निकल जाएंगे, तो उन बातों को आगे और अच्छी तरीके से पोर्ट्रे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मार्क्सिस्ट या फिर लिबरल स्कूल के जो लोग हैं वो ले लेंगे। ये चीज है। यहां तक बात क्लियर? कोई डाउट? अब लेकिन जो रियलिटी होती है ना वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। मतलब जब हम किसी भी इवेंट को या किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं तो वो इतनी आसान भी नहीं होती कि किसी ने एक ओपिनियन दिया स्कॉलर ने और हम उसको बिल्कुल 100% बिल्कुल एग्री करके मान जाएं। ठीक है, तो हमें अलग अलग स्कूलों के अंदर एक कंसिडरेबल वैरायटी भी देखने को मिलती है। जैसा कि मैं आपको बार बार बताते जा रहा हूँ, नेशनल स्कूल के जो स्कॉलर्स हैं वो अलग तरीके से बातें करेंगे, लिबरल स्कूल्स के जो स्कॉलर्स हैं वो अलग तरीके से बातें करेंगे, और जो मतलब मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हैं, सोशलिस्ट स्कॉलर्स हैं, सबके अलग अलग विचारधारा हो सकती है पूरी की पूरी। ठीक है, कुछ की बातें बिल्कुल कोएग्जिस्ट भी करती है। ठीक है, किसी ना किसी डायलॉग की फॉर्म में किसी किसी के बीच में कन्फ्लिक्ट भी आपको देखने को मिलता है। तो राइटर आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि जब भी आप हिस्टोरियोग्राफी टर्म को अगर समझ रहे हो, हिस्टोरियंस की राइटिंग को समझ रहे हो, तो वो जो राइटिंग है हमेशा ऐसा नहीं होगा कि सबकी बातें हिस्टोरियंस की हर एक कॉमन पॉइंट के अंदर आकर फिट हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दे विल नॉट ईजिली फिट इन टू द डोमिनेंट हिस्टोरियोग्राफिकल ट्रेंड्स ऑफ देयर टाइम। मतलब सारे लोग एक चीज़ से एग्री नहीं करेंगे, सारे लोग एक चीज़ को क्रिटिसाइज भी नहीं करेंगे। अब ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, इसमें कोई नोट्स वोट्स बनाने की बात नहीं है। बस मुझे हिस्टोरियोग्राफी और वेरियस स्कॉलर्स के थिंकिंग ट्रेंड के बारे में आपको बस ये बताना था कि हिस्ट्री के भी अलग अलग डोमेन, अलग अलग स्कूल्स होते हैं, अलग अलग हिस्टोरियंस का पर्सपेक्टिव होता है लिखने का, एक इवेंट को समझने का। ठीक है, अब आप आगे चलकर तो पता है इस बुक के अंदर ये भी समझने वाले हो, उपेंद्र सिंह बुक के अंदर आप ये भी पढ़ने वाले हो, जैसे आप अशोकन चैप्टर की तरफ जाओगे, मौर्यन एम्पायर की तरफ जाओगे, कि अर्थशास्त्र चाणक्य ने नहीं लिखी। इसकी भी आर्ग्यूमेंट्स आएंगी। अब आप कहोगे सर आप तो फिर 2 साल से झूठ झूठ पढ़ाते हुए आए हो एनसीईआरटी के अंदर, पूनम दलाल दहिया बुक के अंदर। वो हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव है, लेकिन जो डोमिनेंट वर्ड की तरफ ध्यान देना, जो डोमिनेंट हिस्टोरियोग्राफिकल जो ट्रेंड होते हैं, डोमिनेंट हिस्टोरियोग्राफिक ट्रेंड का मतलब क्या है, हम लोग हिस्ट्री में उन बातों को लेकर सही मान लेते हैं, उन बातों को जहां पर मेजोरिटी जो ट्रेंड है वो फॉलो होता है, या मेजोरिटी स्कॉलर जिस व्यू पॉइंट से एग्री करते हैं। क्योंकि ऐसे तो फिर आप हमेशा परेशान ही रहोगे हिस्ट्री में आंसर लिखते वक्त, क्योंकि आपको लगेगा मैं ये भी लिख देता हूँ, वो भी लिख देता हूँ, ऐसा भी कर देता हूँ, वैसा भी कर देता हूँ। आपको अपने आंसर्स लिखते हुए भी उसके अंदर डाइवर्सिटी लानी चाहिए। अब डाइवर्सिटी वाले आंसर्स कैसे होते हैं? जहां पर कोई स्टेटमेंट दे रखी होती है और एंड में टेल वर्ड एक अटैच होता है, क्रिटिकली डिस्कस या क्रिटिकली एनालाइज, तो उसका मतलब ये होता है आप वेरियस डाइवर्सिटी वाली व्यू पॉइंट दो, सिर्फ एक तरफा बात मत करो आप। ठीक है, तो खैर छोड़ो, लेट्स हिट द बुल्सआई। हम काम की बात करते हैं यहाँ पर। पहले 18th और 19th सेंचुरीज जो हैं, दे आर डोमिनेटेड बाय द राइटिंग्स ऑफ यूरोपियन स्कॉलर्स। 18वीं और 19वीं शताब्दी के अंदर हमें यूरोपियन स्कॉलर्स की राइटिंग जो है बहुत प्रचलन में देखने को मिलती है। हम इन यूरोपियन स्कॉलर्स जिन्होंने अपनी कंट्री के बारे में तो नहीं, लेकिन इस वक्त में सिंस दे वर रूलिंग इंडिया, तो उन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा। और ऐसे स्कॉलर्स को, क्योंकि ये बिलोंग करती है यूरोप से, लेकिन लिख रहे हैं भारत के बारे में, एशिया की सोसाइटीज़ के बारे में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में, तो आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अक्सर एक टर्म सुनते होंगे, इनको, ऐसे लोगों को हम लोग ओरिएंटलिस्ट या इंडोलॉजिस्ट कहते हैं। तो ओरिएंटलिस्ट या इंडोलॉजिस्ट कौन पर्सन होता है? ये एक ऐसा पर्सन होता है जो कि, एक ऐसे स्कॉलर्स होते हैं जो कि लैंग्वेज जो है, ठीक है, और कल्चर है, या फिर कोई हिस्ट्री है, ठीक है, कस्टम्स हैं, हिस्ट्री है, कस्टम्स है, लैंग्वेज है, कल्चर है, ये स्टडी करते हैं इंडिया की या फिर इंडियन सबकॉन्टिनेंट की। और या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, दे स्टडी द कल्चर्स, लैंग्वेज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस ऑफ सबसेट ऑफ एशियन कल्चर्स। मतलब पूरे एशिया के बारे में तो नहीं, सिंस प्रोमिनेंटली ये यूरोपियन स्कॉलर जो है ये इंडिया से ज़्यादा कंसर्न थे, इंडिया जैसी कॉलोनी को तो खोना ही नहीं चाहते थे,
तो इंडिया और उसके आसपास के घेराव में जितनी भी कंट्रीज हैं जिसको आप इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हो, ठीक है, वो जो है ऐसे स्कॉलर जो है इनको हम लोग ओरिएंटलिस्ट या फिर इंडोलॉजिस्ट बोलते हैं। हालांकि ऐसे यूरोपियन स्कॉलर जो हैं इन्होंने अपने आप को एक टैग दिया था, ये बोलते हैं कि यार हम कोई ऐसा नहीं है कि एशिया या फिर इंडियन कल्चर या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चर लैंग्वेज कस्टम्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम एंटीक्वेरियन है। ये अपने आप को डिफेंड करते बोलते थे, जैसे हम इनको बोलते थे ना कि आप तो क्रिटिसाइज ही करते रहते हो, आपको तो कुछ अच्छा ही नहीं लगता हमारे कल्चर के बारे में, आपने तो अपने वर्क के अंदर अपने टेक्स्ट के अंदर हमारे कल्चर की हमारी सभ्यता की तो माँ बहन एक कर दी, आपको तो हम बारबेरियन लगते हैं, गवार लगते हैं कि जंगल के आदिवासी, हम तो पत्ते लगाकर घूमते हैं, झिंगल अलाहू करते हैं। तो ये बोलते हैं कि नहीं भाई हम ओरिएंटलिस्ट या इंडोलॉजिस्ट नहीं, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, क्योंकि ओरिएंटलिस्ट या इंडोलॉजिस्ट ने अक्सर भारत, उसकी सभ्यता, इंडियन सबकॉन्टिनेंट की सभ्यता, एशिया की सभ्यता को हमेशा उसके लैंग्वेज, कल्चर, कस्टम, हिस्ट्री, ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज ही करा है, नेगेटिव व्यू पॉइंट ही प्रेजेंट करें कि गवार हैं और ये बहुत भ्रमित रहते हैं और ऐसी चीज़ों में मानते हैं कि मंगलवार को नाखून नहीं काटने चाहिए, भूत पिशाचों में बिलीव करते हैं, साइंटिफिक नहीं है, बिल्कुल साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग नहीं हैं। तो ये अपने आप को बोलते हैं कि भाई हम एंटीक्वेरियन हैं। एंटीक्वेरियन का मतलब क्या होता है? जो किसी एंटीक में या फिर रेयर बुक्स में स्टडी करता है, बिलीव करता है। और वैसे एंटीक्वेरियन का मतलब ये होता है कि जो पर्सन अपने आप को ये बोले कि हमने स्टडी कर रखी है, इसके पास इस चीज़ के लिए हमारे पास प्रूफ है और हम प्रूफ के बेसिस पे ही कोई भी चीज़ बोल रहे हैं कि अगर हम क्रिटिसाइज कर भी रहे हैं तो और तारीफ नहीं कर रहे तो तारीफों की कोई बात है ही नहीं आपके पास, आपको क्रिटिसाइज ही करा जा सकता है ऐसी चीज़ों के लिए। अब क्या होगा अगर ये चीज़ अगर आपने समझ ली है कि ये लोग जैसे हमें क्रिटिसाइज करते थे, अब शताब्दी देखो एक बारी, 18वीं से 19वीं शताब्दी का दौर चल रहा है, ठीक है। नेशनलिस्ट मूवमेंट की, आज़ादी की लड़ाई की जो नींव है, जो बीज है, वो बो दिया गया है और 19वीं शताब्दी तक तो हमारी आज़ादी की लड़ाई 19वीं सेंचुरी 20वीं सेंचुरी आने वाला है, इसके अंदर चरम सीमा पर होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ लोगों का जो असली भारत माता से प्यार करते थे, ठीक है, या फिर जो भारत की आज़ादी के लिए बहुत उत्सुक थे, अब वो ऐसी बुराई भारत माता के बारे में नहीं सहन कर पाएंगे और अब जाकर उनका क्यूरियोसिटी का और डीप सर्च का सिलसिला स्टार्ट होगा कि भाई हम भी तो स्टडी करें एक बारी, ये तो अपने व्यू पॉइंट से भारत के इतिहास को स्टडी कर रहे हैं। अब किसी किसी स्कॉलर्स को उस टाइम पर ये लगा जो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, और जैसा मैंने आपको बताया कि उनको हम लोग नेशनलिस्ट स्कॉलर्स बोलते हैं, तो उनको ये लगा कि यार हमारे तो पापा मम्मी या फिर बाप दादा में ये बताते थे कि हड़प्पा जैसी सभ्यता हमारे पास थी, चक्रवर्ती सम्राट अशोक था, गोल्डनेस और रिचनेस फ्लो करती थी गुप्ता एम्पायर के अंदर, हम सोने की चिड़िया थे, आज से नहीं, प्राचीन भारत के इतिहास से। ये लोग ये बातें क्यों नहीं करते हैं? तो अब कुछ भारतीयों ने, कुछ हिंदुस्तानियों ने अपने कंधों के ऊपर ये जिम्मेदारी ले ली, हम भारत का इतिहास जो है इन अंग्रेजी हुकूमत के लोगों के नजरों में चेंज करेंगे। ये तो अभी सिर्फ वही बातें बता रहे हैं जो ये जानते हैं, अब हम इनको वो बताएंगे जो हम जानते हैं, और ये प्रूफ देकर बातें करते हैं तो हम भी प्रूफ देकर अब बात करेंगे वाली। तो अब यहां पर एक सिलसिला शुरू होगा अपनी इज्जत बचाने का, अपनी भारत माँ की इज्जत बचाने का, अपने देश में देशवासियों को जो ये गवार बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा जो है कि ये भ्रमित रहते हैं हर एक चीज़ों से, ठीक है, हमें कुछ पता नहीं है, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है हमारे अंदर, अब हम इन चीज़ों को डिफेंड करेंगे। अब बड़े सारे जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे ये एम्प्लॉयज़ थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर काम करते थे, ये सारे उधर के सर्वेंट्स थे, और बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो जाती है, उसका बैग पैक करके अंग्रेजी हुकूमत उसको बुला लेती है, तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर काम करते थे। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है? अंग्रेजी हुकूमत की सरकार जो भारत में अपना अड्डा बनाकर रूल कर रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का निर्माण होता है 1784 के अंदर। अब ये एक प्रॉपर एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन की तरह सेटअप हुई ये वाली सोसाइटी, ये वाला इंस्टीट्यूशन। तो इट प्रोवाइडेड अ इंस्टीट्यूशनल फोकस स्कॉलर्स के लिए जो कि ऐसी रिलेटेड फील्ड्स में काम करते थे कि वो स्टडी कर सकें, सबसे पहले तो टेक्स्ट को, एपिग्राफी को, इंस्क्रिप्शंस को, न्यूमिस्मेटिक्स होते हैं सिक्कों की स्टडी या करेंसी की स्टडी, और इतिहास को, ठीक है। प्रॉपर सोसाइटी स्टैब्लिश हुई। अब इनमें से कुछ लोग जो न्यूट्रल व्यू पॉइंट रखते थे ना, अब ये प्रॉपर इंस्टीट्यूशन एक बन गया भारत के अंदर भारत के इतिहास को स्टडी करने का।
देखो ऐसे आप ना आंसर्स को एलिमिनेट कर सकते हो और राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। आज की डिस्कशन में देखो आपको ये नई इनसाइट मिली। आप अक्सर मॉडर्न डिनेस्टी वगैरह सब कुछ पढ़ते रहते हो, लेकिन आज के लेक्चर में आपको जानने को मिला कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो किस परिस्थिति में सेटअप करा गया था, क्यों सेटअप करा गया था। कि हवाइयाँ बातें ना होती रहे, प्रॉपर एक रिसर्च वर्क एक इंस्टीट्यूशन के लिए, प्रॉपर एक रिसर्च वर्क के लिए एक इंस्टीट्यूशन होना चाहिए जहां पर स्कॉलर्स जो हैं वो वेरियस एस्पेक्ट के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में पता लगा पाए, जान पाए। अब मेजर कंट्रीब्यूशन जो इंडोलॉजिस्ट का जो था, अगेन ये यूरोपियन स्कॉलर्स के बारे में बात हो रही है, तो वो क्या करते थे, जो इंडिया के जो टेक्स्ट थे तो उसको करेक्ट करना, उसको एडिट करना और उसको ट्रांसलेट करना, जो एंशिएंट इंडिया के जो टेक्स्ट थे। और ये सेम थीम, ये सेम चीज मैंने आपको क्लास 8th की जो आवर पास 3 की जो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 के अंदर मैंने आपको बता रखा है ना, कि अंग्रेजी हुकूमत के लोग पहले यहाँ पर हिंदुस्तानियों से दोस्ती करते थे, फिर बोलते थे कि अपने पुराण, अपनी गीता, रामायण, महाभारत के बारे में सब कुछ बताओ, फिर वो उसको ट्रांसलेट करते थे। ठीक है, अब ये सब करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया और हम एनसीईआरटी में भी पढ़ चुके हैं, दे यूज टू हेविली डिपेंड अपॉन द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द इंडियंस। लेकिन जब भी उसको ट्रांसलेट कर लेते थे ना, तो इंडियंस के कंट्रीब्यूशन को कोई एक्नॉलेज ही नहीं करते थे कि मतलब हिंदुस्तानियों ने हमारी मदद करी है, मतलब दे वर वेरी मीन। ठीक है, यूरोपियंस वर वेरी मीन। अब ये जो इंडोलॉजी की जो डोमेन है, ब्रिटिश एम्पायर जहां जहां तक फैला हुआ था उसके बियॉन्ड ये स्प्रेड कर गई और ये एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी बन गया यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में। अब यूरोप के जो स्कॉलर्स थे, जो स्टूडेंट्स थे वहां पर जो पढ़ते थे, वो बड़े इच्छुक हो गए कि यार, क्योंकि अब ये देखो ना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जब स्टैब्लिश हुई तो यहाँ पर अभी तक तो इंडोलॉजिस्ट भारत के इतिहास को क्रिटिसाइज करते रहते थे। जब इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क पूरा का पूरा बन गया, तो जब सारे टेक्स्ट स्टडी करे जा रहे हैं, इंस्क्रिप्शन स्टडी करी जा रही हैं, सिक्के स्टडी करे जा रहे हैं और उनसे भारत का इतिहास और उनके राजा महाराजाओं के बारे में पता लगाया जा रहा है, तो इनकी छवि चेंज हुई, स्टार्ट हुई कि इन्होंने नज़रिया इनका चेंज हुआ हमारे रिगार्डिंग। इनको फिर पता लगा और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ये पता लगा, स्कॉलर्स को वहाँ पर पता लगा, वहाँ पर यूरोप के अंदर प्रोफेसर्स को पता लगा, यार हम तो फालतू में क्रिटिसाइज कर रहे थे भारत के इतिहास को। हमें तो आज जो हिंदुस्तानी जैसे दिखते हैं नंगे पुंगे से, हम तो उसके बेसिस पर सोच रहे थे तो ये तो जंगल के आदिवासी होंगे। इनका इतिहास तो, प्राचीन इतिहास तो इतना महान है कि हमारे देश के पास तो जब कुछ भी नहीं था तो भारत तो ऑलरेडी सोने की चिड़िया बना बैठा हुआ था। इन्होंने हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में स्टडी करा, इन्होंने बुद्धिज्म जैनिज्म को जाना, इन्होंने मौर्यन डायनेस्टी को जाना, इन्होंने गुप्ता एम्पायर को जाना, इन्होंने चोला चेरा पांड्या के बारे में स्टडी करी, अभी आएगा यहाँ पर साउथ इंडिया के बारे में भी आएगा। इन्होंने ये सारी स्टडी करी तो उनको पता लगा यार अब हमें थोड़े से अपने मुंह पे ना, अपने होठों पे टाँके लगा लेने चाहिए, थोड़ा सा उसको स्टिच कर लेना चाहिए कि हम जो भौंके जा रहे हैं बेफालतू में, भारत को क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं, भारत और भारत के लोग शुरू से इतने गरीब या इतने बेवकूफ़ भी नहीं है। इनफैक्ट वो हमसे ज़्यादा स्मार्ट और हमसे ज़्यादा रिचनेस एंजॉय करते थे पास के अंदर। तो देयर वॉज ग्रेजुअल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडियन स्कॉलर्स। अब क्या हुआ, जब एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जब ये बनी और इंडोलॉजिस्ट स्टडी कर रहे थे, तो हमें लगा भाई अगर इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो ही रहा है तो हम भी कूदते हैं, हम भी हिस्ट्री के डोमेन में कूदते हैं और हम भी अपने आप को डिवोट करते हैं कि इंडिया का पास्ट अब हम भी प्रेजेंट करेंगे और हम कोई एग्जैजरेट नहीं करेंगे। या फिर यूरोप, इनको ये इंडियन स्कॉलर्स को ये लगता था कि इंडोलॉजिस्ट के सामने, यूरोपियन स्कॉलर्स के सामने जो बातें आती भी हैं तो वो भारत की जो बुराइयां हैं वो करने के लिए तो सबसे आगे हो जाएंगे, लेकिन जहां पर भारत की तारीफ हो रही होगी वो करने के लिए ये 90% फैक्ट्स को तो छुपा ही लेंगे। तो हमें लगा हम भी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जैसे इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करेंगे, कुल मिलाकर हिस्ट्री की फील्ड को ज्वाइन करेंगे और इंडिया के पास को स्टडी करेंगे। तो अभी तक तो देखो एंशिएंट जो टेक्स्ट थे वो स्टडी करे जाते थे। अब एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर ना यार कोई भी एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है वो फनी ही समझेगा, है ना। अब जैसे हमारे राजनेता आज भी ऐसे होते हैं, एक बार की बात है 2014-15 के आसपास की, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ठीक है, मतलब रियल बात बता रहा हूं मैं आपको, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो इंडियन साइंस कांग्रेस का हर साल एक एनुअल फंक्शन होता है, एक एनुअल मीटिंग होती है जहां पर भारत के बहुत पढ़े लिखे साइंटिस्ट, विज्ञान के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत महारत हासिल कर रखी है वो आते हैं।
मोदी जी की बारी आई बोलने की स्टेज पर। मोदी जी कहते हैं सबसे पहला जो प्लेन है ना वो राइट ब्रदर्स ने नहीं उड़ाया था, वो हमने उड़ाया था। साइंटिस्ट देख रहे हैं एक दूसरे की तरफ, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, शायद से कुछ अच्छी बात बताएंगे। कह रहे हैं वो रामायण के टाइम पर पुष्पक विमान जो था वो उड़ा था ना, रावण भी उसी में लेकर गया था सीता मैया को, उड़न खटोला। अब साइंस ना हमेशा प्रूफ पर काम करती है, ऐसी बातें ना साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले लोगों को बिना प्रूफ के आप हवाई बातें करते रहो। येस वी डू हैव डीप रिस्पेक्ट फॉर आवर एंशियंट टेक्स्ट, स्पिरिचुअल टेक्स्ट, रिलीजियस टेक्स्ट, सबके बारे में हमारी इज्जत है। हम मानते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से कि हनुमान जी के पास शक्तियां थी जिससे वो अपना बल जो है, अपना शरीर जो है अनलिमिटेड हाइट का, अनलिमिटेड ताकत का कर लेते थे। भगवानों के पास उड़ने के लिए जो था वो तौर तरीके थे, एक मंत्र पढ़कर शस्त्र जो है वो सामने आ जाते थे। ये सारी बातों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन हम फिर भी इनको माइथोलॉजीज क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंसान इस चीज को प्रूव नहीं कर सकते हैं। अब एंशिएंट टेक्स्ट में ऐसी बातें लिखी होती थी, बिल्कुल लिखी ऐसी बातें, मोदी जी को गलत तो नहीं बोल रहे थे, अपने मन से तो नहीं बनाई उन्होंने ये वाली बातें। तो जब इंडियन साइंस कांग्रेस के जब साइंटिस्ट हंसे होंगे मन ही मन में, और बाद में वो क्रिटिसाइज कर रहे होंगे कि प्रधानमंत्री होते हुए कैसी गवार बातें ये कर रहे हैं, तो ऐसे यूरोपियन स्कॉलर्स भी हंसते थे हम पर कि जब हम एंशिएंट टेक्स्ट का हवाला देते रहते थे, उसके अंदर तो ये बातें लिखी रहती थी कि हमारी जो गॉडेसेस थी उनके 8 हाथ होते हैं, 4 हाथ होते हैं। आपको एक बात मैं बताता हूं, आप ना मेरे लेक्चर्स देखना क्लास 12 की हिस्ट्री के, थीम 1, थीम 2, थीम 3। थीम 1 जो एंशिएंट हिस्ट्री है और थीम 2 मेडिवल हिस्ट्री है, उसके अंदर ना एक टेक्स्ट गिवन है, मैंने पढ़ाया था आप में से फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट्स को। जब यूरोपियंस यहाँ पर आए ना, ये ब्रिटिश हुकूमत के लोग आए तो इंडिया को एक्सप्लोर करते थे। आपको पता है ना कि इनको तो ये लगता था कोई भी खाली जमीन पड़ी हुई है वहां पर कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर देते हैं, इंडिगो उगालेंगे, कुछ भी उगालेंगे, चवन्नी भर भी प्रॉफिट हो, लेकिन प्रॉफिट होना चाहिए। इस देश को पूरा निचोड़ना ही है, बिल्कुल पूरा पूरा रस निचोड़ना है प्रॉफिट का। तो ये भ्रमण करते थे भारत का, एक जगह से दूसरी जगह जाना, कभी कश्मीर घूम रहे हैं, कभी गुजरात घूम रहे हैं, कभी केरला घूम रहे हैं, कभी बनारस घूम रहे हैं, कभी असम घूम रहे हैं, कभी कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं। अब इनको महाराष्ट्र के अंदर कुछ कुछ गुफाएं ऐसी मिली, एलोरा अजंता केव्स इनको देखने को मिले। भारत के अंदर बहुत सारी गुफाएं ऐसी देखने को मिली जहां पर केव आर्किटेक्चर के अंदर ऐसे आर्किटेक्चर, ऐसी मूर्तियां, ऐसे स्कल्पचर स्थापित हैं जहां पर औरतों को, काली माता को, दुर्गा माता को 8-8 हाथ के साथ दिखाया जा रहा है, लंबी लंबी जीभ दिखाई जा रही है। अब भाई वो तो जानते नहीं है कि भारत के कौन से गॉड्स एंड गॉडेसेस होते हैं, वो क्या जाने। 36 कोटि के देवी देवता तो, यानी कि 36 करोड़ देवी देवता तो सिर्फ हिंदू धर्म के अंदर होते हैं। जीवन काल के इतिहास में एक हिंदू भी सारे मंदिरों का और सारे देवी देवताओं के बारे, मंदिरों का भ्रमण करना और सारे देवी देवताओं के बारे में जानना भी असंभव है उसके लिए। अब जब ये गुफाएं ऐसी देखते थे ना, इनकी फट जाती थी, इनको ये लगता था, ये डर जाते थे, वहां से भाग जाते थे। लिखा हुआ है उस बुक के अंदर, और रियल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रखे हैं इन इंडोलॉजिस्ट, इन यूरोपियन स्कॉलर्स ने, और मैंने डिस्कशन में भी ये पढ़ा रखा है, बताया हुआ है। इनकी हालत खराब हो जाती थी, इनकी तशरीफ फट जाती थी, ये गुफा से भागते थे वहां से। इनको लगता था कि सच में यहाँ पर इस एरिया के अंदर आसपास ऐसे लोग, ऐसे मनुष्य पैदा होते होंगे जहां पर औरतों के 8-8 हाथ होते हैं, हाथों में चक्र, त्रिशूल, गदा और ये सब वो लिए हुए है। जहां पर जो मनुष्य है, रावण की मूर्ति देख देख के घबरा जाते थे कि भाई इंडिया में शायद से कोई जेनेटिक डिफेक्ट है, कोई डीएनए में डिफेक्ट है, 10-10 सर वाले लोग पैदा हो रहे हैं यहाँ पर। तो उनको लगता था सामने कोई ऐसा इंसान आ जाए, हमारी तो सूसू छूट जानी है। ये भागते थे गुफा से वहां से, या फिर जो स्कल्पचर वगैरह को देखते हुए। फिर इन्होंने जब इंक्वायरी वगैरह करी तो उनको पता लगा ऐसी ऐसी बातें हैं, एंशिएंट टेक्स्ट हैं हमारे, और इन एंशिएंट टेक्स्ट को पढ़ते उनकी हंसी छूटती थी। ये इतना हंसते थे कि इनके आंसू निकल आते थे। तो अब हमें ये लगा 19वीं शताब्दी के आरंभ में, और जब ये खत्म होने वाली थी, अब हमें ये लगा, इंडियन स्कॉलर्स को ये लगा कि अपार्ट फ्रॉम एंशिएंट टेक्स्ट अब हम इनके सामने व्यू पॉइंट और रियल चीजें प्रेजेंट करेंगे फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस, न्यूमिस्मेटिक्स, आर्कियोलॉजी, आर्ट और आर्किटेक्चर, जिसको झुठला नहीं सकते। और एंशिएंट टेक्स्ट तो बहुत पुराने, चलो ठीक है, वो माइथोलॉजीज है, मान लिया, चलो ठीक है, रामायण, महाभारत, गीता, पुराण वगैरह माइथोलॉजीज है, मान लिया, चलो ठीक है, कि ब्रह्मांड के अंदर ये बोलते थे कि भाई तुम कितने गवार हो साले,
अर्थ के अंदर क्रस्ट मेंटल कोर होता है, और तुम कहते हो नीचे भाई शहद की नदियां बह रही हैं, वाइन की नदियां बह रही हैं, दूध की नदियां बह रही हैं। पुराण के अंदर मैंने आपको बताया था ना, वो अलग अलग लेक्स हैं। तो इनको लगता था भाई गवारपन की भी हद है भाई, भारत का आदमी जितना गवार है उतना गवार कोई हो नहीं सकता। तो अब हमें लगा बेइज्जती कुछ ज़्यादा हो रही है शायद से, अब हमें अपनी इज्जत बचानी चाहिए। तो अब हम थोड़ा सा दूर के ट्रेंड की तरफ आगे बढ़ गए, मतलब एंशियंट में थोड़ा सा आगे बढ़ गए टाइम पीरियड में, कि एपिग्राफी जो इंस्क्रिप्शंस हैं, जो सिक्के हैं, जो आर्कियोलॉजी, ये तो सामने प्रूफ है। सोने का सिक्का है, क्या नकाशी के साथ बन रखा है, जिस एम्पायर को टेक्नोलॉजी भी नहीं होती थी गुप्ता एम्पायर के अंदर, क्या सोने के सिक्के, एक जगह पर राजा बन रखा है, वीणा बजा रहा है, सिक्के की दूसरी साइड उसकी रानी वो है, वो दिखा रखी है। मैंने आपको पूनमदला दहिया बुक के अंदर भी ऐसे सिक्के दिखाए थे मैंने वो करके। जैसे आप गुप्तास के कॉइन्स अगर आप देखो ना यहाँ पर, गुप्ता एम्पायर कॉइन्स, यहाँ पर तो रिचनेस फ्लरिश करती थी। आप ये देखो, एक साइड पे देखो राजा है, दूसरी साइड उसकी रानी है, एक साइड पर राजा है, दूसरी जगह पर वो जो कुल देवता या कुल देवी जिसको वो मानता है वो है। उस टाइम पर तो कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, लेकिन ये नकाशी बनाने, घोड़ा बनाना, ये राजा रानी बनाना, ये तख्त पे बैठे हुए हैं, साइड में ये लिखना, ये कितना मुश्किल होता था सिक्कों पर ऐसी नकाशी लेकर आना। लेकिन ये हमने दिखाया, फिर हमने इनको बताया देखो सोने का सिक्का है, इसकी कीमत पता लगा जरा तुम्हें, कीमत पता लगा जरा इसकी आजकल के मार्केट में, तुम्हें तुम्हारी औकात पता लगेगी। फिर अंग्रेजों का मुंह जो है, जो जितना चलता था, अब उस पर लगाम लगना शुरू हो गई। और फिर धीरे धीरे करके अशोकन इंस्क्रिप्शंस जो हैं, जैसे कांधार इंस्क्रिप्शन जो है, फिर अशोका के हमें जो ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट के अंदर जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिले, देवर मेजर ब्रेक थ्रू, क्योंकि उससे एक चेन क्या डेवलप हुई, कड़ी से कड़ी क्या मैच हुई, कि भाई ये चक्रवर्ती सम्राट था, इसने कर गई पहले इंस्क्रिप्शन भारत के अंदरूनी कोनों से लेकर अफगानिस्तान तक बनाई हुई है, तो इसका टेरिटोरियल रूल का टेरिटोरियल एक्सटेंट वहां तक जाता था। ऐसे धीरे धीरे करके हमने मौर्यन एम्पायर के बारे में इनको बताया, अर्थशास्त्र की बुक के बारे में डिसाइफरमेंट हुई, तो उनको पता लगा भाई कितने ज्ञानी लोग थे यार भारत के इतिहास में। अब हमें व्यू पॉइंट भी मिल गया अपने आप को डिफेंड करने का, कि हराम जादो सालों अगर तुम नहीं आए होते, हम तो ऐसे ही प्रोग्रेस कर रहे थे, तुमने हमारे ऊपर हॉल्ट लगा दी, ब्रेक लगा दी, जिसमें तुमने हमारी गाड़ी जो है वो ब्रेक पर दबा रखी और आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो, हम तो बहुत आगे बढ़ रहे थे। और फिर हमारे पास एक ये वाला व्यू पॉइंट भी मिल गया कि अगर तुम्हें हमारे कल्चर में या सोसाइटी में इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो जो तुम लूटने आए हो हमारे देश को, हमने अपनी रिचनेस भी ऐसी ही कायम कर रखी है। अगर हम इतने होशियार नहीं होते तो इतने ज्यादा तरक्की या पैसा हमारे पास नहीं होता। तुम उसी को देखकर तो भिखमंगों की तरह चले आए हो हमारे पास। अब जैसे क्या होता है, जब तक कोई आपको सुना रहा होता है ना, तब तक आपको उसकी सुननी पड़ती है। जैसे आपको कोई व्यू पॉइंट मिल जाते हैं उसको क्रिटिसाइज करने के लिए, फिर आप सुनाते हो और कुछ भी बोलते हो फिर आप, और सामने वाले को सुननी पड़ती है। तो अब पासा उल्टा हो गया 19वीं सेंचुरी में, पासा उल्टा हो गया, थैंक्स टू एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। तो जब कॉइन्स की एनालिसिस हुई, इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। जो ऑफिसर जो थे जियोलॉजिकल सर्वे के, जियोलॉजिस्ट होते हैं जो मतलब अर्थ की खुदाई करके इधर उधर एक्सकेवेशंस वगैरह करते हैं, कुछ ना कुछ पता लगाते हैं अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर्स में, ठीक है, इंटीरियर स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। तो ऑफिसर जो थे जियोलॉजिकल सर्वे के, दे डिस्कवर्ड प्री हिस्टोरिक टूल्स। याद है वो उसका क्या नाम था, पल्लवरम हैंडेक्स, सुना है उसका नाम, ठीक है। ऐसे स्टोन टूल्स हमें मिले, एंड इट लेड द बेसिस ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री। तो हमें पता लगा भाई इनकी बोलती और बंद। जियोलॉजिकल सर्वे के ऑफिसर जब ऐसे प्री हिस्टोरिक टूल्स पता लगाए, इन्होंने कार्बन डेटिंग मेथड्स की एज पता लगाई, हम और बूस्ट हो गए। हम कह रहे थे कि अभी तक हम अपनी तारीफ करते हो, तुम्हें सिर्फ गुप्ता एम्पायर और मौर्यन एम्पायर के बारे में बता रहे थे, हड़प्पन एम्पायर तक हम पहुंचे थे। हमारा इतिहास तो बूस्टअप करने वाला, हमें प्राउड फील करवाने वाला तो उससे भी पुराना है। जब तुम लोग तो शायद से पत्ते लगाना भी नहीं जानते होगे, तब हमारे यहाँ ये स्टोन टूल्स बन रहे थे इतनी पॉलिश्ड तरीके से, इतनी अच्छी बेहतरीन नक्काशी के साथ। हम भाला बना रहे थे, त्रिशूल बना रहे थे, बाण बना रहे थे, छोटे छोटे टूल्स हमने बनाए थे कि कैसे जो है टाइगर की अगर स्किन जो है उसको अगर बांधना है अगर अपनी कमर से, तो हम एक सुई की तरह जिससे सिलाई करते हैं, हम पत्थरों से वो कैसे कर लेते थे। जब ऐसी चीज़ें डिस्कवर होना शुरू हुई, उनकी एज पता लगी, ये बहुत चक्के रह गए।
और फिर फाइनली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश होता है 1871 में। इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट इफ आई एम नॉट रॉन्ग अलेक्जेंडर कनिंघम थे क्या? हाँ एएसआई के, हाँ पहले चेयरमैन अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे ना आर्यन? हाँ ठीक है, नहीं वो दिमाग से स्लिप हो रहा था बट। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1871 एंड ओवर द सक्सीडिंग डिकेड्स दिस इंस्टीट्यूशन मेड एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अनअर्थिंग एक्सकवेशंस वगैरह करना एंड एनालाइजिंग द मटेरियल रिमेन्स ऑफ इंडियाज पास्ट। फिर तो ऐसी खुदाइयां होना शुरू हुई, ऐसी ऐसी चीजें हमें मिली, इनका तो फिर मन ही नहीं हो रहा था भारत के इतिहास के बारे में मतलब कि हम पढ़ना छोड़ दें। उसके बाद द बर्मा सर्कल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। बर्मा सर्कल मतलब बेसिकली क्या है आपको पता है ना? एक बात पता है आपको, म्यांमार पहले भारत का ही पार्ट था, जानते हो ना? फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब आया था उससे पहले मतलब वो करके फिर हमने सेपरेट कंट्री उसको दे दिया था। काफी लोग सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश को जानते हैं, बर्मा भी हमारा पार्ट था भारत का, पता है? एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ सिलोन। हाँ अब ये देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, बर्मा ब्रांच या बर्मा सर्कल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और दूसरे कंट्रीज में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे स्टैब्लिश हो गया था, जैसे श्रीलंका जिसका पूरा नाम था सिलोन, 1890 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। तो इट लेड द फाउंडेशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इन म्यांमार एंड श्रीलंका। अब आप कहोगे सर म्यांमार या श्रीलंका की रिसर्च से क्या पता लगेगा? भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट को पूरा गाली दे रहे थे ना, मैंने आपको बताया ना, भारत को तो दे ही रहे थे गाली, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को क्रिटिसाइज करते थे। फिर इनको पता लगा कि भाई क्या क्या इतिहास है भारत का, और जब श्रीलंका के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ स्टडी हुआ तो श्रीलंका की हिस्ट्री हमेशा कनेक्टेड रहती है, आपको पता है, तमिलनाडु के पास चोलाचेरा पांड्या के साथ। तो दक्षिण भारत के अंदर जब इन्होंने स्टडी करना स्टार्ट करा तो उनको पता लगा नॉर्थ इंडिया से ज्यादा आगे तो दक्षिण भारत था। संगम लिटरेचर, संगम एज, उधर के मंदिरों की जो निर्माण था, क्या नॉलेज थी साउथ इंडिया के लोगों की, कितने होशियार हुआ करते थे, क्या व्यापार करते थे चोलाचेरा पांड्या के लोग, कैसे कैसे कमोडिटीज के अंदर डील करते थे। तो कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड ब्रेक थ्रूज ऑफ द 18th and 19th centuries were rooted in the colonial context, and this is evident in certain features of Indological writing. ब्रेक थ्रू मतलब बेसिकली क्या होता है, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी या डेवलपमेंट जो भी हो रही थी 18वीं 19वीं शताब्दी के अंदर, तो इंडोलॉजिकल राइटिंग का ट्रेंड चेंज हो गया। पहले यहां पर ये नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते रह रहे थे, अब इन्होंने यू टर्न मार लिया। क्योंकि बात ये है ना, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, आपको अगर मन में ये लग रहा हो ना कि इंडोलॉजिकल राइटिंग, ये जो इंडोलॉजिस्ट हैं, जो ओरिएंटलिस्ट है, यूरोपियन स्कॉलर्स हैं, ये जानबूझ के गलत लिखेंगे, नहीं भाई, वो स्कॉलर्स हैं। स्कॉलर्स हमेशा व्यू पॉइंट वही देते हैं जो उनको फाइंडिंग्स मिलती हैं। अभी मैं आपको इस डिस्कशन की स्टार्टिंग में क्या बता रहा था, वो क्या कहते थे, कुछ अच्छा है ही नहीं तुम्हारे बारे में जानने के लिए, आज तक हमें कोई अच्छी चीज नहीं मिली, तो हमारे वर्क के अंदर तो बेटा तुम क्रिटिसाइज ही होगे। अब जब अच्छी चीजें मिल गई, पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, ओपिनियन बदल गया, तो यहां पर एक ब्रेक थ्रू आता है, बस इनका ओपिनियन चेंज, नेगेटिविटी से, नेगेटिव राइटिंग से सब कुछ पॉजिटिव राइटिंग की तरफ ये जाने लग गए यहां पर भारत के इतिहास को लेकर। तो अब क्या होता है, आपको पता है, जैसा कि मैं अभी आपको ऊपर बता रहा था कि हम लोग ना पहले हमेशा, या फिर ये लोग भी, इंडोलॉजिस्ट भी, एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट को ही पढ़ते रहते थे और उसी का हवाला देते रहते थे। और मैंने आपको बताया ज्यादातर यहां पर माइथोलॉजीज होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसका साइंटिफिक टेम्परमेंट नहीं होता। तो जो ब्रह्मैनिकल पर्सपेक्टिव था एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट का, इट वॉज ऑफन अनक्रिटिकली टेकन एज रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियाज पास्ट। हम लोग पहले से यही जानते थे, या फिर ये लोग भी यही पढ़ते थे, जो हमारे पास एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट हैं, पुराण्स हैं, वेदास हैं, रामायण है, गीता है, महाभारत है, ऐसे जो टेक्स्ट हैं सारे के सारे, उपनिषद वगैरह, यही है शायद से भारत। और उसके अंदर जो बातें लिखी रहती थी वो कहते थे भाई हम कैसे यकीन कर लें, कहाँ है पुष्पक विमान, कहाँ उड़ रहा है, दिखा तो दो, कोई उसका पहिया तो होगा, कोई उसका कोई नकाशी तो होगी। तंत्र मंत्र के उच्चारण से किसी आत्मा को, भूत प्रेत को बुलाया जा सकता है, तो बुलाकर दिखाओ ना। तो ये हंसते थे पहले हम पर। तो पहले भारत के इतिहास को समझने के लिए सिर्फ ब्रह्मैनिकल पर्सपेक्टिव जो था वो यूज होता था, लेकिन फिर पढ़े लिखे इंडियन स्कॉलर्स को ये लगा, जब इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रही थी, कि नहीं यार देखो, सिर्फ ये पर्सपेक्टिव का हमें बात करना एक नैरो रिफ्लेक्शन है भारत के, ये बहुत नैरो रिफ्लेक्शन है, इसको छोड़कर भारत के इतिहास में बहुत कुछ है। चक्रवर्ती सम्राट अशोका है,
उसके पापा बिंदुसार हैं, उसके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य हैं, उनका गुरु चाणक्य है, गुप्ता एम्पायर के इतने सारे वंशज जो रह चुके हैं, क्या क्या मॉन्यूमेंट्स आर्किटेक्चर और स्कल्पचर्स उन्होंने बनवाए। बहुत सारे रूलर्स तो ऐसे भी थे जो कितने ज़्यादा क्रूर हो रखे थे। आप अशोका को ही देख लो, अशोका का क्या लेना देना ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव संस्कृत टेक्स्ट से, और उसका तो हिंदुज्म से ही कुछ लेना देना नहीं। दादाजी और पिताजी उसके क्या जैनिज्म, मतलब जैना फॉलोअर्स, और वो बुद्धिस्ट फॉलोअर। तो हमें लगा रिलीजियस टर्म्स में या फिर ब्राह्मणिकल पर्सपेक्टिव से या फिर हिंदुज्म के अनुसार, रिलीजन के अनुसार या टेक्स्ट के अनुसार हमें भारत की हिस्ट्री पोर्ट्रे नहीं करनी चाहिए, नहीं करवानी चाहिए। थोड़ा सा अब हम ट्रेडिशन चेंज करेंगे, मतलब इस इंडियन स्कॉलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो सोशल और जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जो थे, जो ट्रेडिशन जो थे, दे वर क्रिटिक्ड फ्रॉम वेस्टर्न व्यू पॉइंट। हमारे जो रीति रिवाज परंपरा जो थी, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन थे, तो वेस्ट के जो लोग थे, जो यहाँ पर मतलब वेस्टर्न व्यू पॉइंट इन द सेंस यहाँ पर यूरोपियन स्कॉलर्स की बात हो रही है, इंडोलॉजिस्ट की बात हो रही है, तो ये इसको क्रिटिसाइज करते थे। अच्छा, मैं आपको एक ना वर्ड बताता हूँ, आपकी थोड़ी सी इंग्लिश इंप्रूव करता हूँ मैं। देखो, दो वर्ड होते हैं, क्रिटिसाइज और एक होता है क्रिटिक। यहां पर देखो वर्ड लिखा हुआ है क्रिटिक, इसके बारे में बताना जरूरी है। देखो दोस्तों, जब हम बात करते हैं क्रिटिसाइज, तो आप हमेशा इसमें दूसरे वालों, सामने वाले की बुराइयां ही करते रहते हो। क्रिटिक के अंदर आप क्या करते हो, आप पॉजिटिव और सामने वाले के जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, आप दोनों के बारे में एक बैलेंस तरीके से बात करते हो। अब इस लाइन को दोबारा पढ़ो, अब आपको ये मीनिंगफुल लाइन लगेगी। सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और जो ट्रेडिशंस थे हमारे, वेस्टर्न व्यू पॉइंट की नज़रों से ये क्रिटिसाइज भी करे गए, लेकिन कुछ कुछ बातें अच्छी भी मानी गई। जैसे क्या, देखो, अंग्रेज में एक चीज़ तो देखते थे कि हमारे देश में ना कुछ कुछ परंपराएं अच्छी भी चलती हैं। बड़ों का आदर करना, बड़े जब बात कर रहे हैं बीच में नहीं बोलना, और साफ सुथरा होकर मंदिर जाना, बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना पैर छूकर। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये उनको कहीं ना कहीं ठीक भी लगती थी। और जैसे जैसे हम अपने पास्ट को अनफोल्ड करते जा रहे थे, तो ब्रिटिशर्स के मन में हमारे लिए इज्जत थोड़ी बहुत बढ़ने भी लगी, और हमारे सोशल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को, जिसको वो टोटल तरीके से नेग्लेक्ट और क्रिटिसाइज करते थे, थोड़ी बहुत वो उसकी इज्जत करने लगे। पता है क्यों? उनका ये कहना था, यार भारत की परंपरा कितनी महान है। उनके मन में आया, हालांकि उन्होंने राइटिंग्स में बहुत कम लिखा हुआ है, उनको लगा भारत की परंपरा कितनी महान है, इतने पुराने वर्षों का इतिहास, अशोका जैसे सम्राट के साथ जुड़ा हुआ, गुप्ता एम्पायर की रिचनेस के साथ जुड़ा हुआ, वर्धमान महावीरा और गौतम बुद्ध जैसे महादिग्गज जो भारत की धरती पर, इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर जो पैदा हुए, आज भी लेकिन भारत का आदमी कितनी सिंप्लिसिटी, बुजुर्गों का, बड़ों का आदर करते हुए कितने अच्छी तरीके से रहता है, वो सभ्यता को आज भी संभाल कर रखा हुआ है। कहीं ना कहीं देखो, उनको पता तो था ना कि ये देखो गलत इंटेंशन के साथ भारत में आए हैं, और अगर ये नहीं आते तो भारत जो है वो तो स्काई रॉकेट बन ही रहा था। इन्होंने ही तो हमारा फ्यूल पंप उस रॉकेट का बंद कर दिया, कब्जा करके पूरा का पूरा, पहले इंपीरियलिज्म और बाद में कॉलोनियलिज्म। तो इंडियन सोसाइटी वॉज प्रेजेंटेड एज स्टैटिक। ये कैसे प्रेजेंट करते थे भारत की सोसाइटी को शुरू में, कि स्टैटिक है, और इसकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, यानी कि आज तक यहाँ पर जो भी शासक जो रहे हैं, वो पूरी तरीके से अनवेवरिंग का मतलब होता है कॉन्टिन्यूसली या फिर कॉन्स्टेंटली डेस्पोटिक रूल ही उनका रहा है। देखो, डेस्पोटिक रूल का मतलब देखो दोस्तों, मतलब ऐसा होता है कि आप इसको वैसे तो बोल लेते हो अथॉरिटेरियन, डिक्टेटोरियल, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में इन सारे टर्म्स के मतलब अलग होते हैं। डेस्पोटिक का मतलब ऐसे होता है, एक बंदे के पास अनलिमिटेड पावर होना, और वो दूसरे लोगों को अनफेयर या फिर क्रूअल तरीके में उनके ऊपर शासन कर रहा है, वो अपना, या तो अकेले या फिर अपने कुछ ग्रुप ऑफ लोगों के साथ। तो पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको डेस्पोटिक माना गया पास्ट का, ठीक है, कि आप क्या तो हमेशा ऐसे ही रूलर रहे हैं, मतलब ये इंडोलॉजिस्ट यूरोपियन स्कॉलर्स हमें बोलते थे कि आप क्या तो हमेशा ऐसे ही स्कॉलर्स रहे हैं सारे, वो रूलर्स रहे हैं सारे के सारे, कि जो जनता का शोषण करते थे, लड़ाइयों का इतिहास आपका रह चुका है,
एक राजा दूसरे राजा के ऊपर कब्जा कर रहा है, सिर्फ रिसोर्सेस छीनने की लालसा मंशा है, ऐसी आपका इतिहास रहा है। और अक्सर ये जो 3 टर्म्स होती हैं, रेस, रिलीजन और एथनिसिटी, इनको कंफ्यूज करा जाता था एक दूसरे के साथ, यानी कि एक जैसी समझी जाती थी। एंड देयर वाज अ टेंडेंसी टू एग्जैजरेट द इंपैक्ट ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन एंशिएंट इंडिया, कि बाहर के कितने सारे ट्रैवलर्स आए, कितने सारे रूल्स आए। अब ट्रैवलर्स और रूल के अलावा इन्वेजन्स जो हुई, उस चीज को बड़ा एग्जैजरेट करा जाता था। ये याद रखना, ये सब कुछ अभी इंडोलॉजिस्ट के, यूरोपियन स्कॉलर्स के पर्सपेक्टिव से चल रहा है ना। अब देखो, धर्म तो आप जानते हो दोस्तों, रिलीजन क्या होता है ये तो आप जानते हो। रेस और एथनिसिटी में काफ़ी सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स भी कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं आपको एक बार के लिए बता देता हूँ। वैसे मैं बहुत बार इसको अलग अलग जगह पर लेक्चर्स में अपने फाउंडेशन कोर्स में बता चुका हूँ, फिर भी एक बार के लिए दोबारा रिपीट कर देता हूँ। जब भी दोस्तों आप बात करते हो ना ये टर्म की, रेस की, रेस वर्ड का मतलब होता है वेन यू आर कंसर्न अबाउट फिजिकल फीचर्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। आप उनकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर लोगों को, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर लोगों को आप एक सोशल मीनिंग देते हो। अब सोशल मीनिंग ना कैसे देते हो, बुरा मत मानना, एक मैं बात बता रहा हूं, क्योंकि रेशियल टर्म ऐसी यूज होती हैं। अगर आप किसी काले इंसान को देख लोगे ना, बहुत काला इंसान, अब भाई ये तो कुदरत ने बनाया है, उसमें काले और गोरे में तो ये वैसे रेसिस कमेंट ही है, तभी तो हम कहते हैं इनको रेसिस कमेंट होते हैं ऐसे, कि किसी को काला गोरा बोलना। अगर आप किसी काले इंसान को देख लो तो सोशल मीनिंग आप उसको कैसे दोगे? अब ये तो नहाता ही नहीं होगा, तो नहाती नहीं होगी। और गोरा चिट्टा इंसान, बिल्कुल प्यारा, क्यारा अडवाणी जैसा, 3 दिन ना भी नहाए, वो 3-4 दिन ना भी नहाए तो लगेगा भाई कितनी प्यारी है, क्या खुशबू आ रही है भाई इसकी बॉडी से यार। तो ये होता है रेस। एंड व्हाट इज एथनिसिटी? हाँ, एक बात और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में दोस्तों में चार रेशियल ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। एक होते नेग्रिटोस, ये सबसे पहले रेशियल ग्रुप से जो भारत आए थे, फर्स्ट रेशियल ग्रुप। टू अराइव इन इंडिया। नंबर 2, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइट्स, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइट्स। तीसरे होते हैं मोंगोलाइट्स, और लास्ट वन मेडिटेरेनियंस। ठीक है, ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात हो रही है दोस्तों, गलत मत ले जाना इस बात को कि आप सोचो इंडिया के ये 4 रेशियल ग्रुप से, नहीं, पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद दूसरा टर्म समझाता हूँ मैं आपको, दैट इज एथनिसिटी। तो दोस्तों एथनिसिटी का मतलब क्या होता है? एथनिसिटी ना बेसिकली जब हम लोगों को एक किसी ना किसी प्रकार का एक कल्चरल टैग देते हैं, हम कल्चर के बेसिस पर, और वो कल्चर किसी ना किसी एक जोग्राफिक रीजन के साथ जब वो जुड़ा होता है, उसके बेसिस पर जब हम लोगों को टैग देते हैं,
वो होता है एथनिसिटी, और एथनिसिटी डिफाइन किन किन पैरामीटर्स पर होता है? दैट पैरामीटर्स कैन बी लैंग्वेज, हेरिटेज, रिलीजन, एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। तो आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। सोशियोलॉजी की डिस्कशन में इंडियन सोसाइटी की जो 12th क्लास की एनसीईआरटीज़ है, मैं आपको वहाँ पर भी बता चुका हूँ ये वाली चीज़, और काफ़ी सारी जगह पर मैंने आपको ये बता रखा है रेस और एथनिसिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो दोबारा आपकी रिवीजन हो गई, और जो लोग नहीं जानते थे उनको पता लग गया। तो आज के बाद मत भूलना कि रेस और एथनिसिटी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो ये जो इंडोलॉजिस्ट थे, जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, वो इन सारी टर्म्स को मिक्स कर देते थे। इन सारी टर्म्स को मिक्स कर देते थे, एंड देयर वाज अ टेंडेंसी टू एग्जैजरेट द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन इन्फ्लुएंस ऑन एशियन इंडिया। कि वो ये बोलते थे अपने वर्क्स में, अपने स्कॉलरली वर्क में, कि प्राचीन भारत का जो इतिहास है वहाँ पर इन्वेजन्स वगैरह बहुत सारी हुई हैं, भारत का माल जो है बहुत ज़्यादा लूटा गया है, और बाहर से जो ट्रैवलर्स आए हैं उन्होंने भारत के बारे में ऐसा लिखा वैसा लिखा, कभी बोलते थे सच लिखा, कभी बोलते थे झूठ लिखा, ये सब चीज़ें। तो ये एक ऐसा टाइम था, हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे ना कि भारत के इतिहास को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं क्रोनोलॉजिकली, कि एंशियंट इंडिया इतने से इतने टाइम पीरियड तक, अर्ली मेडिवल इंडिया इतने से इतने टाइम पीरियड तक, फिर मेडिवल इंडिया, फिर मॉडर्न इंडिया। रिलीजन के बेसिस पर भी हम हिस्ट्री को क्लासीफाई कर रहे थे एज हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री और ब्रिटिश हिस्ट्री। तो दिस इज़ अ टाइम कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ना भारत के इतिहास की इनटू हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम हिस्ट्री एंड ब्रिटिश पीरियड, इस टाइम पर शुरू हुई है वाली क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतने ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अलग अलग हिस्टोरियंस के स्कूल ऑफ थॉट के पर्सपेक्टिव को, कि उन्होंने क्या बोला। वैसे तो आप समझ ही चुके हो कि वो कैसे डिफेंड करते थे इंडिया को, लेकिन हम नेशनल हिस्टोरियंस की बात करेंगे, और बात करेंगे यहाँ पर मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस की। ठीक है, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।